अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वीक 7 लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो वीक 7 का वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है कि ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है और क्या उनके प्रोसीजर्स और डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कहलाती क्या है, वो होती क्या है, उसके बारे में बताया हुआ है। ट्रांजैक्शन इज़ अ प्रोग्राम इंक्लूडिंग अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन, यानी सिंपल वर्ड में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ट्रांजैक्शन ऐसी चीज़ है जब भी कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है डेटाबेस के अगेंस्ट, कोई ऑपरेशन फुलफिल कंप्लीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। The operations performed in the transaction included are insert, delete, update and retrieve. अब डेटाबेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन में जो ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म होते हैं, ऑब्वियसली जब आपने कोई डाटा इंसर्ट किया डेटाबेस में और वो शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटाबेस, डिलीट किया है कोई रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीटेड आपको नज़र आ रहा है, आपने कुछ अपडेट किया है, वो अपडेट आपको डेटाबेस रिफ्लेक्ट करी, आपने कुछ डाटा व्यू किया है, सपोज आपकी अटेंडेंस व्यू की है, वो आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिकली अटेंडेंस जो है वो डिस्प्ले करा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करिए। वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करी है, वो इंसर्ट करी है, डिलीट करी है, अपडेट एंड डिलीट करी है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ट्रांजेक्शन की ये है, सपोज आप लोग एटीएम पे गए हैं और एटीएम से आपने 10,000 की ट्रांजेक्शन की है। जैसे ही आपने 10,000 की ट्रांजेक्शन की है वो कंप्लीट हो गई और आपके पास 10,000 कैश आ गया है। इसका क्या मतलब कि वो ट्रांजेक्शन अमाउंट आपके हैंड में आ गई है और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है और बैंक के डेटाबेस में से वो 10,000 वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया, यानी आपकी टोटल सेविंग्स में से 10,000 जो है अब वो माइनस हो चुके हैं। ये इसके बारे में बताया हुआ है कि क्या डेटाबेस की ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस हैं और ट्रांजैक्शन क्या होती है। ये सिंपलेस्ट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है उससे आप समझ सकते हैं कि क्या है ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन इट इज़ एन एटॉमिक प्रोसेस दैट इज आइदर परफॉर्म्ड इनटू कंप्लीशन इंटायरली और इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल। यानी कि ट्रांजैक्शन जो है उसके दो फेजेस हैं। एक फेज़ तो ये, या तो वो ट्रांजैक्शन टोटली कंप्लीट हो और अगर कहीं ब्रेकेज आ गया है, कहीं सिस्टम डाउन हो गया है, तो वो ट्रांजेक्शन टोटली रोल बैक हो जाए। अब ये तो कौन सी कंडीशंस है, ये इन दो कौन किस कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सपोज जब आप बैंक पे गए थे, आपने 10,000 के ATM में अमाउंट डाली कि मुझे ये पैसे विड्रॉ करने हैं और वो पैसे जो आप विड्रॉ करना चाह रहे थे, अचानक क्या हुआ कि लाइट ऑफ हो गई। इसका क्या मतलब, सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। अब ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली प्रोसेस होनी चाहिए थी, या तो वो 10,000 कैश आपके हैंड में आ जाना चाहिए था या आपका जो सिस्टम है उसको रोल बैक कर जाना चाहिए, यानी कि सिस्टम जो है दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए और वो आपसे दोबारा से आपका CNIC मांगे, दोबारा आपसे पिन मांगे और देन आप दोबारा अपनी ट्रांजेक्शन अमाउंट एंटर करें, देन आपके पास वैल्यू है। ये होती है ट्रांजेक्शन एटॉमिक जो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करी होती है। ओके, अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ओनली द डाटा रिट्रीवल विदाउट एनी डाटा अपडेट इज कॉल्ड रीड ओनली ट्रांजेक्शन। सपोज आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो LMS पे व्यू करते हैं, वो जो आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रही होती है वो ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड ऑनली होती है, क्योंकि उसकी वजह से ना ही आपकी अटेंडेंस जो है वो बढ़ रही होती है, यानी कि 75% से इंक्रीज़ कर रही होती है, ना ही आपकी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम कर सक रहे होते हैं आप। इसका क्या मतलब, ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड करे मगर उसमें कुछ भी अपडेट या डिलीट ना हो रहा हो, तो वो ट्रांजेक्शन सिर्फ कौन सी होती है, रीड ऑनली ट्रांजेक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन के लेवल्स पे। हर जो लेवल है, हाई लेवल ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ लो लेवल टास्क एंड ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, अ डाटा अपडेट ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टास्क। वो ये कहना चाह रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन हो या कोई भी चीज़ होती है जो अपर लेवल पे होती है, उसको हमने फर्दर सब लेवल में डिवाइड किया होता है फॉर स्मूथली प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जिस तरह यूनिवर्सिटी के VC हैं वो अपर लेवल पे हैं मगर वो अकेले सारी यूनिवर्सिटी को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए उनके नीचे एसोसिएट डीन्स लगे हैं, डीन्स लगे हुए हैं, उसके बाद आपके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, HODs लगे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, फिर HODs लगे हुए हैं, फिर लेक्चरर्स लगे हुए हैं, फिर एसोसिएट लेक्चरर्स लगे हुए हैं, PTAs लगे हुए हैं, देन क्लरिकल स्टाफ है, देन एडमिन स्टाफ है। ये सारी चीज़ें किस लिए ब्रेक डाउन की जाती हैं, ताकि आप इजीली अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। इसी तरह हमारे पास डेटाबेस में भी काम हो रहा होता है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है कि आप कुछ डेटाबेस में अपडेट करना चाहते हैं या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो 3 सब कैटेगरीज में कैसे डिवाइड होता है। या तो वो सिर्फ रीड आइटम होता है या मॉडिफाई आइटम होता है या फिर राइट आइटम होता है। अब रीड आइटम वाला फंक्शन जो है वो करता क्या है,
रीड डेट आइटम फ्रॉम द स्टोरेज टू मेन मेमोरी। मॉडिफाई आइटम वाला फंक्शन क्या करता है, चेंज वैल्यू ऑफ द आइटम इन दी मेन मेमोरी। और राइट आइटम वाला फंक्शन क्या करता है, राइट द मॉडिफाइड वैल्यू फ्रॉम द मेन मेमोरी टू स्टोरेज। Database access is restricted to read item and write item operations. Likewise, for all the transactions, read and write forms the basic database operation. ओके, डेटाबेस की एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है रीड और राइट आइटम पे, और आपने अलाउ भी की हो सकती है, डिपेंड करता है आपने किस किस्म के रोल्स जो है वो असाइन किए हो अपने डेटाबेस को। लाइकवाइज फॉर ऑल दी ट्रांजेक्शन रीड एंड राइट फॉर्म्स दी बेसिक ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस। जिस तरह डेटाबेस में बाकी जगह हर जगह ऐसा होता है कि डेटाबेस में जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो रीड एंड राइट के ही यूज़ हो रहे होते हैं, मगर जब आप ट्रांजेक्शन्स पे काम कर रहे होते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उन ट्रांजेक्शन्स पे कितने लोगों को किस किस्म के रोल्स और किस किस्म की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इन 3 डिफरेंट फंक्शंस पे, रीड आइटम पे, राइट आइटम पे और मॉडिफाई आइटम पे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऑपरेशंस अब क्या क्या होते हैं। जब एक ट्रांजेक्शन है हमारी, वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी, फॉर एग्जांपल हमने बैंक से 10,000 रुपये निकालने हैं, तो वो किस तरह चलेगी। द 2 लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म इन अ ट्रांजेक्शन आर, जो 2 लेवल हैं ट्रांजेक्शन पे वो परफॉर्म होते हैं, वो किस तरह होते हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन, क्या आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की है, फिर उसके बाद ऑपरेशन कौन सा होता है, रीड आइटम और राइट आइटम। जैसी ट्रांजेक्शन आपने स्टार्ट की उसके बाद आपने कुछ उस पर लिखना है या उसे कुछ रीड करना है। डेफिनेटली ट्रांजेक्शन के लिए आपने कुछ उसे इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाना है, इसलिए रीड आइटम या राइट आइटम की एक्टिविटी आ जाती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, आप उस ट्रांजेक्शन को एंड कर देते हैं कि ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन ख़त्म। उसके बाद कमिट और रोल बैक, ये किसकी मर्जी होती है, सिस्टम ने डिसाइड करना होता है कि वो ट्रांजेक्शन कमिट होगी या रोल बैक होगी। अब हम इन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसकी मैं पहले आपको एक स्टोरी एग्जांपल बता देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी ये 5 ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन का मतलब कि आपने क्या करनी है, ट्रांजेक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। आप एटीएम बैंक में गए, आपने वहाँ जाकर अपना CNIC से लॉगिन हुए, अपना पिन एंटर किया, या आपने क्या किया, अपनी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दिया। रीड एंड राइट ऑपरेशन पे जाके आपने क्या किया, अमाउंट राइट कर दी 10,000 PKR कि मुझे अपने अकाउंट से 10,000 की अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करानी, ये रीड एंड राइट ऑपरेशन हो गया। थर्ड, आपने एंड ट्रांजेक्शन कर ली, उसने आपसे फर्दर पूछा कि आप कोई और ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आपने कहा नो। आपने जैसे ही नो के बटन पे क्लिक किया, सिस्टम को पता लग गया कि यार ये ट्रांजेक्शन एंड कर देनी, इन्होंने सिर्फ 10,000 जो है वो विदड्रॉ कराने। नेक्स्ट, अब जैसे ही वो 10,000 विदड्रॉ होंगे आपके हाथ में आएंगे तो ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगी। और अगर तो आपने जैसे ही 10,000 प्रेस करके एंटर प्रेस किया है और एटीएम में एटीएम सेंटर में, सॉरी बेटे, एटीएम सेंटर में जो लाइट है वो ऑफ हो गई है, तो आपकी ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वो 10,000 आई नहीं है, उससे पहले ही प्रोसेसिंग के बीच में ही सिस्टम डाउन हो गया था। तो उसको सिस्टम को समझ जाना चाहिए कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, इसको हमने रोल बैक कर देना है, अदरवाइज़ कस्टमर का जो अकाउंट है उसमें गलत अमाउंट जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। ये समझ आ गई 5 स्टेप एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन इज़ अ मार्कर दैट स्पेसिफाई द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो कि बताता है कि ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट हो रही है या कहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है। डेटाबेस ऑपरेशंस दैट मे बी इंटरलीव्ड विद द मेन मेमोरी ऑपरेटर्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जहाँ पर आपने रीड एंड राइट ऑपरेशन करना है, जिसमें आपने मेन मेमोरी को बताना है कि हमें सिस्टम में से इतनी डेटा जो है वो आपने गेट करके देना है, वो आपके पास कौन सा होता है, रीड और राइट आइटम में आ जाता है। एंड ट्रांजेक्शन, ये भी एक मार्कर है जो कि सिस्टम को बताता है कि ट्रांजेक्शन बस ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा हमें और कुछ काम नहीं करवाना है सिस्टम से। कमिट एक सिग्नल होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और वो वापस अनडू नहीं हो सकती। आप एटीएम से कैश निकाल के वापस वो 10,000 अंदर मशीन के वापस नहीं डाल सकते। वो कमिट हो गई, कंप्लीट हो गई ट्रांजेक्शन, आपके पास वो चीज़ आ गई है। रोल बैक ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ये सिग्नल देता है सिस्टम को कि ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई, अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है आपकी, कोई भी सिस्टम का एरर आ गया था, सिस्टम डाउन हो गया था या कुछ और इशू हो गया था जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन जो है वो रोल बैक हो गई है। जो भी ट्रांजेक्शन कमिट हो जाती है वो वापस रोल बैक नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंप्लीट होकर आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन स्टेट्स। ट्रांजेक्शन की डिफरेंट स्टेट होती हैं, वो एक्टिव स्टेट में भी हो सकता है, पार्शली कमिटेड स्टेट में भी हो सकता है, यानी कि हाफ कमिट हुई हो हाफ ना हो, फुल कमिटेड स्टेट में भी हो सकता है, पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई और आपके हाथ में 10,000 आ गए, फेल्ड स्टेट में भी हो सकता है एंड अबॉर्टेड स्टेट में भी हो सकता है।
अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि किस तरह एक्टिव स्टेट है, पार्शली स्टेट काम कर रही है और कमिटेड स्टेट काम कर रही है, फेल्ड और अबॉर्टेड स्टेट। ओके, फर्स्ट वन इज एक्टिव स्टेट, द इनिशियल स्टेट वेयर द transactions enter in the active system, the transactions remains in this state while it is executing read, write and other operations। ट्रांजेक्शन तब तक एक्टिव स्टेट में रहती है जब से ही आप सिस्टम पे गए, आपने लॉगिन किया, अपना CNIC डाला, अपना पासवर्ड डाला, उसके बाद आपने 10,000 की अमाउंट डाली, अभी तक आप सिस्टम में किस स्टेट में हैं, एक्टिव स्टेट में। आपने अभी सिस्टम को नहीं बताया कि ओके करके क्लोज कर दो, हमने नेक्स्ट आगे से कुछ भी काम नहीं करना। ओके, पार्शली कमिटेड ट्रांजेक्शन यदि ट्रांसमिशन एंड ट्रांजेक्शन एंटर्स इन दिस स्टेट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। पार्शली कमिटेड स्टेट में आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो तब चली जाती है जब आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है, यानी कि आपने जो एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करना, उसके बाद आपके पास 10,000 अमाउंट आ जानी है, वो जैसे एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करना है, वो वाली जो स्टेट है वो आपकी पार्शली कमिटेड स्टेट है। यानी कि अभी पैसे हाथ में नहीं आए मगर हमारी ट्रांजैक्शन ख़त्म हो चुकी है, हमने सिस्टम को बता दी कि हमें सिर्फ 10,000 चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो ये क्या है, पार्शली कमिटेड स्टेट में। Okay, next is committed state. The transactions enter this state after the successful completion of transactions and system check have issued the commit signal. Committed transaction तब होती है जब अब आपके हाथ में 10,000 आ गए हैं और सिस्टम ने सिग्नल भेज दिया है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई थी, कोई भी डाउनफॉल नहीं आया, सिस्टम डाउन नहीं हुआ, कुछ इशू नहीं क्रिएट हुआ, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, फेल्ड ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? A transaction goes from the partially commit state to the active state to failed state when it is discovered that the normal execution can no longer proceed or the system check fails। आपने अक्सर नोट किया होगा जब पार्शली कमिट स्टेटमेंट से फेल्ड स्टेट में ट्रांजेक्शन तब चली जाती है जब आपके बैंक में कैश है ही नहीं, आपके ATM में कैश है ही नहीं, आपने 10,000 की अमाउंट एंटर कर दी, पार्शली कमिट स्टेट में थे, आपने जैसे ही उस क्लोज के बटन को क्लिक किया उसने पार्शली कमिट की तरफ भेज दिया, अब मशीन के पास सिग्नल गया कि ये पार्शली कमिट स्टेट हो गई, उसने वहाँ से उठा के स्टेट आपको दोबारा लॉगिन और पासवर्ड वाले पेज पे ले गए, आपके पास कैश हाथ में नहीं आया, जिससे ये पता लगा कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो फेल्ड स्टेट में जा रही हैं। वो फेल्ड स्टेट में इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनको वहाँ पर 10,000 की अमाउंट या कैश ATM मशीन में पड़ा हुआ मिल ही नहीं रहा, इसलिए वो कमिटेड स्टेट से या तो वो एक्टिव स्टेट यानी पॉइंट 1 पे चली जाती है या फिर फेल्ड स्टेट पे ही आपको मैसेज शो करी जाती है कि जो ATM मशीन है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, फलां फलां नंबर पे कॉल करें और ये सारी चीज़ें। ओके, लास्ट वन इज़ अबॉर्टेड ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन अबॉर्टेड होती है? दिस इज़ द स्टेट आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज़ बिन रोल बैक आफ्टर फेलियर and the database has been restored to its state that was before the transaction began। अबॉर्टेड स्टेट वो होती है जब आपको ये फेलियर वाली ट्रांजैक्शन मिल गई है, आपको पता लग गया है कि ट्रांजैक्शन हमारी फेल हो गई है सिस्टम के कुछ एरर की वजह से, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन स्टेट्स थी वो वापस रोल बैक हो गई, यानी कि आपने जो 10,000 अमाउंट एंटर की थी उसके बाद क्लोज का बटन प्रेस किया तो उसने वो 10,000 अमाउंट जो है वो अब सिस्टम से माइनस नहीं की क्योंकि आप तक नहीं पहुंची, उसने डाटाबेस को उसी पुरानी स्टेट में जो आपके अकाउंट का बैलेंस था उसमें रीस्टोर किया हुआ है, इसलिए क्योंकि उसको पता लग गया है कि जो सिस्टम की स्टेट है वो किसी फेल्ड ट्रांजैक्शन में चली गई थी। उसके बाद हमने क्या करना, उस ट्रांजैक्शन को टोटली सिस्टम से रिमूव कर देना है कि इस 10,000 को डिपॉजिट करने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई ही नहीं थी। आप नेक्स्ट ATM पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर फिर ट्राई करेंगे, आपके पास टोटल अमाउंट उतनी ही आ रही होगी जितनी पहले थी, उसमें से कोई भी 10,000 डिटेक्ट नहीं हुआ होगा, ना ही वो पार्शियल किसी स्टेट में होगी। ओके, नीचे एक आपको स्टेट डायग्राम बेटे दिखाई गई है जिसमें ट्रांजैक्शन की जो ऑपरेशंस हैं वो शो किए गए हैं, जो 5 एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बताया हुआ है। आपके पास कौन कौन से एक्टिव होते कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट एक्टिव की, दूसरी कौन सी स्टेट है पार्शली कमिटेड की, तीसरी आपके पास कौन सी स्टेट है कमिटेड की, चौथी आपके पास कौन सी स्टेट है फेल्ड की, और पांचवी आपके पास कौन सी स्टेट है अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन की। जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिगिन होती है तो वो किस स्टेट में होती है, एक्टिव स्टेट में, और मैंने बताया था आप कुछ भी राइट और रीड करे हो तो भी आपकी ट्रांजैक्शन किस स्टेट में होती है, एक्टिव स्टेट में। आप जब आपने ट्रांजैक्शन एंड कर दिया यानी आपने जैसे ही क्लोज का बटन प्रेस कर दिया होता है वो किस स्टेट में चली जाती है, पार्शली कमिटेड स्टेट में। अभी तक पैसे हाथ में नहीं आए मगर आपने सिस्टम को बता दिया कि हम यही बस ट्रांजैक्शन करना चाहते थे, वो कहाँ चलेगी, पार्शली कमिटेड में। अगर तो आपके हाथ में पैसे आ गए 10,000 तो इसका मतलब वो कमिटेड स्टेट में चलेगी, अदरवाइज वो कमिटेड स्टेट में नहीं गई। ट्रांजैक्शन फेल तब होती है जब भी अनसक्सेसफुल डाटा हो, यानी कि आपके बैंक में 10,000 थे ही नहीं, ठीक है,
उन 10,000 ना होने की वजह से आपकी ट्रांजेक्शन किस में चलेगी, फेल्ड स्टेट में चलेगी और आपका सिस्टम पूरा का पूरा रोल बैक हो गया, यानी कि इस इनिशियल स्टेट पे आ गया जिस पे वो था, कुछ भी उसमें से चेंज नहीं हुआ। ओके, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी जो बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ जो कि एसेट प्रॉपर्टीज़ हमारी डेटाबेस भी यूज़ करती है, वही 4 एसेट वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांजेक्शन्स के लिए भी यूज़ होती हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन एटॉमिक होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आइसोलेटेड होनी चाहिए और ड्यूरेबल होनी चाहिए। अब एटॉमिक, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी सेम वही एट्रीब्यूट्स हैं जो आप डेटाबेस में पढ़ चुके हैं, वही सारे एट्रीब्यूट्स फॉलो हो रहे थे आपकी ट्रांजैक्शन में। एटॉमिसिटी भी सेम वैसे ही हैंडल हो रही होती है, कंसिस्टेंसी भी, आइसोलेशन भी एंड ड्यूरेबिलिटी भी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है? ओके, अगर हम क्लास में ये लेक्चर ले रहे होते तो ऑब्वियसली एसेट प्रॉपर्टीज़ आप मुझे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये डेटाबेस में पढ़ चुके हैं एसेट प्रॉपर्टीज़, मगर ऑल्दो क्योंकि हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं इसलिए मैं आपको ये 1 बाय 1 जल्दी से गो थ्रू कर देती हूँ कि क्या होती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ ट्रांजैक्शन इज एन एटॉमिक यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, दैट इट इज आइदर इज परफॉर्म्ड इन इट्स entirety और नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल, नो पार्शियल अपडेट शुड बी एग्जिस्टेड। एटॉमिक होने का मतलब ये कि ट्रांजैक्शन एक एटॉमिक ही है, वो एक ही टाइम पे रन होगी, ऐसा नहीं होगा कि उसके साथ और भी ट्रांजैक्शन जो हैं वो रन हो रही है, उस पर कोई भी पार्शियल अपडेट नहीं आएगी। कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट से निकल के दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में चली जानी चाहिए। यानी कि बैंक बैलेंस 50,000 था, उसमें से आपने 10,000 निकाल लिए तो उसकी अमाउंट 40,000 होनी चाहिए। पहले 50,000 एक कंसिस्टेंट स्टेट से, अब आप 40,000 एक कंसिस्टेंट स्टेट पे ले आए हैं अपनी डेटाबेस को। ओके, आइसोलेशन का मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ऐसे एग्जीक्यूट होने चाहिए कि वो पूरे सिस्टम में एक ही ट्रांजैक्शन है। यूज़र्स को या सिस्टम को ये बात, सिस्टम यूज़र्स को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन के साथ 6 और ट्रांजैक्शंस भी ऐसी ही HBL से रन हो रही हैं जहाँ पर लोग 20,000, 30,000, 10,000 पैसे निकलवा रहे हैं, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। सिस्टम को लगना चाहिए ATM को कि यार मेरे पास ये एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है। ओके, ड्यूरेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इफ़ कमिटेड ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, द चेंज शुड बी ड्यूरेबल इन द डेटाबेस एंड नॉट लॉस्ट इन केस ऑफ एनी फेलियर। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, आपके पास वो 10,000 आ गए हैं, तो आपका जो सिस्टम है उसमें हर जगह पे वो चेंज हो जानी चाहिए कि इस पर्सन के अकाउंट से 10,000 जो है वो डिडक्ट होने चाहिए। सिस्टम में किसी किस्म का फेलियर आ जाता है, उसका मसला ये, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिस्टम में फेलियर आ गया तो बाकी सारे सिस्टम में वो अपडेट नहीं हुआ होगा। ड्यूरेबल का मतलब ये कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हर जगह अपडेट हो चुकी हो, जैसे ही एक दफ़ा वो कमिट हुई है, तो अगर एक जगह सिस्टम में फेलियर आ जाता है तो बाकी सारी जगह से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एज इट इज़ आती रहे। ओके, नेक्स्ट वन इज शेड्यूल्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। In a system with the number of the simultaneous transaction, a schedule is the total order of execution of the operation. Given a schedule S comprising of the n transactions, say T1 to Tn and the transaction Ti and Ti, the operations in the Ti must be executed as laid down in the schedule. Scheduling और conflicts का मतलब ये है कि आपकी कोई भी transactions हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो साइमल्टेनियसली रन हो रही हैं, जिस तरह 10 लोग हैं वो 10 ATM से 10-10 हज़ार निकलवा रहे हैं, तो ये साइमल्टेनियसली एक ही HBL के अकाउंट से सारा काम हो रहा है। तो इसके लिए सिस्टम जो है वो शेड्यूलिंग डिसाइड कर लेता है। शेड्यूलिंग क्या होती है कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस टाइम पे रन होनी है, कौन सी ट्रांजेक्शन किस टाइम पे रन होनी है, कौन सी ट्रांजेक्शन किस टाइम पे रन होनी है। सेम ऐसे ही जिस तरह आप लोगों की क्लास के टाइम टेबल्स जनरेट किए जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टीचर किस टाइम आपकी क्लास लेगा, इसी तरह ही जब मल्टीपल लोग असेस कर रहे होते हैं आपके सिस्टम को और मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स रन होती है, उसके लिए आप क्या करते हैं, शेड्यूल्स डिफाइन कर लेते हैं। ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप सपोज कर लें कि एक शेड्यूल है एस, उसके पास एन ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, तो T1 से लेके Tn तक ट्रांजेक्शन किस किस तरह एग्जीक्यूट होंगी। आपने एक शेड्यूल बनाया होगा, उसमें ले डाउन स्ट्रक्चर लिखा होगा, 1 बाय 1 जो है वो उसमें ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगी। अब शेड्यूल्स के आगे फर्दर 2 टाइप है। वो कौन सी 2 टाइप हैं? एक तो सीरियल शेड्यूल होता है और दूसरा पैरेलल। ये दोनों टाइप्स आपने हर जगह हर सब्जेक्ट में पढ़ी होंगी कि सीरियल क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। सीरियल का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ एग्जीक्यूट होगी ट्रांजैक्शन में वो 1 बाय 1 होगी। पहले ट्रांजैक्शन 1 एग्जीक्यूट होगी, देन 2 होगी, देन 3 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। इनका कोई डिफाइंड टाइम भी बताया होता है। और पैरेलल में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन 1, 2 और 3 तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इन अ सीरियल शेड्यूल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 1 ट्रांजैक्शन इज एक्टिव। यही लिखा हुआ है
कि जब भी आप सीरियल शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे ट्रांजेक्शन के लिए तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन एक टाइम पे हो रही होगी, कोई भी और फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही होगी। बाकी जो ट्रांजेक्शन हो रही होंगी उनका टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिफरेंट होंगे। ओके, पैरेलल ट्रांजेक्शन में क्या होता है? पैरेलल शेड्यूलिंग में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन 1, 2 एंड 3, ये देखें एक पैरेलल टाइम पे तीनों एग्जीक्यूट हो रही हैं। नज़र आ रहा है सबको? इन पैरेलल ट्रांजेक्शन मोर देन वन ट्रांजेक्शन आर एक्टिव साइमल्टेनियसली, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक्टिव होती है। दैट इज ट्रांजेक्शन कंटेन्स दी ओवरलैप एट द टाइम। देखो इस वाले पोर्शन को गौर से आप देखो, इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है ये तीनों ट्रांजेक्शन का ओवरलैप कर रहा है। ये किस में होता है हमारे पास? पैरेलल शेड्यूल जब आप फॉलो कर रहे हो। ओके, अब कन्फ्लिक्ट्स कब आते हैं शेड्यूल्स में? जिस तरह आपके टाइम टेबल्स में कन्फ्लिक्ट आते हैं, आपके दो टीचर्स की क्लास एक ही टाइम पे आ रही होती है, इस तरह ही हमारे सिस्टम में ही जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें शेड्यूल डिफाइन करते हैं, उसमें भी कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। और वो किस किस्म के हो सकते हैं? In a schedule comprising of the multiple transaction, a conflict occur when the two active transaction perform non-compatible operation. conflict तब occur होता है जब जो पैरेलल हमारी ट्रांजेक्शन हो रही होती है पैरेलल शेड्यूल में, जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही टाइम फ्रेम पे काम कर रही होती हैं, तब कन्फ्लिक्ट आएगा जब दो ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो दो डिफरेंट प्रोसेस कर रही हो। सपोज एक ट्रांजेक्शन जो है वो पैसे डिपॉजिट करा रही हो और दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो पैसे विदड्रॉ करा रही हो। अगर तो तीनों ट्रांजेक्शन पैसे विदड्रॉ करा रही हो तो कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा आपके शेड्यूल में। मगर अगर दो ट्रांजेक्शन जो है विदड्रॉ करा रही हैं और दो ही ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपकी डिपॉजिट करा रही हैं, दोनों का ऑपरेशन जो है वो कंपैटिबल नहीं है, तो आपके पास क्या होगा? शेड्यूल का कन्फ्लिक्ट आ सकता है। ओके, टू ऑपरेशंस आर सेड टू बी इन कन्फ्लिक्ट व्हेन ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इस किस्म की जो थ्री ऑपरेशंस हैं ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपकी शेड्यूल्स में कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। वो क्या होते हैं? दी टू ऑपरेशंस आर अ पार्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। यही मैंने आपको एग्जांपल दी, पॉइंट नंबर 1, बोथ दी ऑपरेशन असेस दी सेम डाटा आइटम। अब एक बंदा डिपॉजिट भी करी जा रहा है, वो विड्रॉ भी करी जा रहा है और उसका बैंक अकाउंट एक ही है, एक टाइम में वो दो काम नहीं कर सकता, शेड्यूल पे कन्फ्लिक्ट आएगा। आप एक टाइम में या विड्रॉ करा सकते हैं या आप डिपॉजिट करा सकते हैं। At least one of the operation is the right item operation, that is it tries to modify the data item। और एक आइटम जो होता है वो राइट ऑपरेशन होता है जिसमें चाहे आपने डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना हो, दोनों के लिए राइट ऑपरेशन यूज़ हो रहा है जो कि डाटा मॉडिफाई करना चाह रहा है। क्यों नहीं मॉडिफाई होगा? क्योंकि आप दो डिफरेंट मोड्स की ट्रांजेक्शन को एक टाइम पे रन करी जा रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज सीरियलाइजेबिलिटी। अब सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? A serializable schedule of n transaction is a parallel schedule which is equivalent to a serial schedule comprising of the same n transaction। क्या होता है serializable schedule? ऐसा schedule होता है हमारे पास जिसमें ट्रांजेक्शन पैरेलल शेड्यूल भी फॉलो कर रही होती है और सीरियल वाला शेड्यूल भी फॉलो कर रही होती हैं और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। यानी हाइब्रिड अप्रोच जो है पैरेलल की और सीरियल की, उसको हम क्या कहते हैं? सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं। अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल कंटेन द करेक्टनेस ऑफ द सीरियल शेड्यूल while ascertaining better CPU यूटिलाइजेशन ऑफ द पैरेलल शेड्यूल। क्योंकि इसमें दोनों शेड्यूल यूज़ हो रहे होते हैं, सीरियल और पैरेलल, तो इसकी वजह से आपकी जो CPU यूटिलाइजेशन है वो बहुत बेटर यूज़ हो रही होती है। ओके, इक्वलेंस ऑफ शेड्यूल्स, इक्वलेंस ऑफ टू शेड्यूल्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये तीन टाइप्स बताई हुई हैं आपके डिफरेंट शेड्यूल्स की। वो फर्स्ट वन क्या है? रिजल्ट इक्वलेंस, सेकंड वन इज़ व्यू इक्वलेंस एंड थर्ड वन इज़ कन्फ्लिक्ट इक्वलेंस। अब रिजल्ट इक्वलेंस में क्या होता है? टू शेड्यूल्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल रिजल्ट्स आर सेड टू बी रिजल्ट इक्वलेंट। आपके जो दोनों शेड्यूल हैं यानी कि पैरेलल और सीरियल, जब दोनों सेम रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि वो दोनों रिजल्ट इक्वलेंस हैं। व्यू इक्वलेंस क्या होता है? टू शेड्यूल्स दैट परफॉर्म सिमिलर एक्शन इन अ सिमिलर मैनर आर सेड टू बी व्यू इक्वलेंट। दोनों शेड्यूल्स जो हैं, जो आपके सीरियल और जो पैरेलल शेड्यूल हैं, वो दोनों जब सिमिलर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सिमिलर मैनर में, सपोज आप सीरियल से या पैरेलल से दोनों से पैसे जो है वो विदड्रॉ ही करा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? उन दोनों की व्यू इक्वलेंस जो है वो सेम है क्योंकि दोनों जगह से ही आप सिर्फ विदड्रॉ वाला व्यू करा रहे हैं। ओके, थर्ड वन इज conflict equivalence. Two schedules are said to be conflict equivalent if both contains the same set of the transaction.
एंड हैज़ द सेम ऑर्डर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स ऑफ ऑपरेशन। कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस तब आती है जब आपकी दोनों ट्रांजेक्शन जिसमें सीरियल और पैरेलल जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उनका ऑर्डर तो सेम होता है मगर उनके ऑपरेशंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी एक जो है वो पैसे विड्रॉ कर रहा होगा और एक जो है वो पैसे डिपॉजिट कर रहा होगा। ये आपके पास कौन सी इक्विवेलेंस आ जाती है सीरियलाइजेबिलिटी में? कन्फ्लिक्टिंग इक्विवेलेंस। ये सीरियलाइजेबिलिटी एक्चुअली किन दो चीज़ों पर बात करिए जो हम आप पीछे शेड्यूल्स पढ़ चुके हैं, पैरेलल और सीरियल। ओके बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन्स कंट्रोल। ट्रांजेक्शन क्या होती है, उसमें सीरियलाइजेबिलिटी किस तरह मेंटेन होती है, कितने उनके शेड्यूल के टाइप हैं, ये हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया। जिसका जो कोई क्वेश्चन होगा वो मुझसे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में पूछ लेगा।